हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है। 2023 यूपीएससी के लिए स्पेशली हमने ये सीरीज़ शुरू की है। तो जैसा कि हमारे पिछले वीडियोज़ जो हैं वो पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे रहे हैं। तो उसमें अभी हमारे 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। धीरे-धीरे इसी तरीके से आपके लिए आगे भी हम इस सीरीज़ में वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 23 के लिए ये वीडियोज़ तैयार किए गए हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज़ सारी चीज़ों के वीडियोज़ इस तरह से करंट अफ़ेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो एक तरफ हमारी सीरीज़ जो है उसमें पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमने एक सीरीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी स्टार्ट कर दी है और उसके साथ-साथ अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स है और अदर सब्जेक्ट जैसे सोशल इश्यूज़ हैं तो उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स या अदर करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी इसी तरह से हमारे आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये करंट अफेयर्स पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो है, पार्ट 1 है ये और इस पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो हमारा यूपीएससी, पीसीएस और स्पेशली यूपीएससी, पीसीएस के लिए है, लेकिन ये करंट अफेयर्स, नेट, टीजीटी, पीजीटी और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह, तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ शुरू करते हैं। आज हमारे क्या-क्या टॉपिक हैं देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आज 4 टॉपिक्स को हमने लिया है। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम जानेंगे कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इनमें क्या ऐसा है कि ये यूपीएससी के पर्पज़ से या फिर किसी भी करंट अफेयर्स के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा फ्यूज़न एनर्जी ब्रेकथ्रू। तो फ्यूज़न एनर्जी ब्रेकथ्रू क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है? यूपीएससी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है बेस एडिटिंग। तो इसके बारे में आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सुनी भी होंगी, तो आज हम इसको आपको काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अप्रॉक्स पिछले 3 साल से लगातार यूपीएससी में हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क या इसको शॉर्ट में स्पिन भी बोलते हैं। तो स्पिन या स्पेस नेटवर्क, ये स्पेस इनोवेशन नेटवर्क क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा फिर अगला टॉपिक हमारा जो इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इस पे हम चर्चा करेंगे कि एक इंडिया में इंटरनेट गवर्नेंस किस तरीके से वर्क करती है और ये जो फोरम है, वो क्या है जनरली। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, लेकिन पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक जो है हमारा, ये है फ्यूजन एनर्जी ब्रेकथ्रू। तो ये टॉपिक जनरली हाइलाइट क्यों रहा है? ये करंट अफेयर्स में इसका आने का कारण ये रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यानी कि यूएसए, तो यूएसए ने ये किया है कि वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों ने पहली बार नाभिकीय संलयन, तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नाभिकीय संलयन से प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भविष्य का एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में सफल परीक्षण किया है। मतलब यूएसए के वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा किया है कि अब हम नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं और उसका हम अपने फ्यूचर में यानी कि आने वाले भविष्य में जब हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज की कमी होगी, तो उस समय में हम नाभिकीय संलयन का प्रयोग कर सकते हैं और इसका टेस्ट अमेरिका ने किया है।
इसी तरह से इसमें अब देखिए जनरली हुआ क्या है कि इसका जो टेस्ट किया गया है वो किया है, यह परीक्षण कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हो सकती हैं। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में। अब हम समझते हैं कि ये परीक्षण एक्चुअल में है क्या और किस बेसिस पे इस परीक्षण को किया गया है। तो देखिए ये परीक्षण, इसमें 2 विधियों का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, 2 विधियों से ये परीक्षण करने की कोशिश की गई है। तो पहली जो विधि है, वो है जड़त्वीय संलयन विधि, यानी कि इसको हम इनर्शियल फ्यूज़न मेथड बोलेंगे, इनर्शियल फ्यूज़न मेथड। तो जड़त्वीय संलयन विधि क्या है या इनर्शियल फ्यूज़न मेथड क्या है? तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि कौन-कौन जानता है कि जड़त्व क्या होता है या इनर्शिया क्या है? तो उसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए कि जड़त्व के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे जड़त्वीय संलयन विधि की कि वैज्ञानिकों ने किस तरह से इसका एक परीक्षण किया है, इस पे टेस्ट किया है और किस तरह से इससे हम एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं या ऊर्जा बना सकते हैं भविष्य के लिए। तो देखिए हुआ ये है कि वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक ऊर्जा तथा तापमान उत्पन्न करने के लिए जड़त्वीय संलयन विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में होता क्या है देखिए, इस विधि में उच्च ऊर्जा वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। मतलब होगा ये, यहाँ पे किसी मैटर पे यानी कि किसी भी एलिमेंट पे जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स पे उनको एक उनसे एनर्जी रिलीज कराने के लिए या उनको एक्टिव कराने के लिए ज़रूरत होती है, एक तो हाई एनर्जी की और एक हाई टेम्परेचर की। तो उस हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इस प्रकार के लेज़र बीम का यूज़ करेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी और वो काफ़ी ज़्यादा एक टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, जिससे हमारी जो ये प्रोसेस है, ये जो इनर्शियल फ्यूज़न मेथड है, ये स्टार्ट हो सकता है, जड़त्वीय संलयन विधि शुरू की जा सकती है। दूसरी विधि यहाँ पे ये है कि दूसरी विधि में ये किया गया, ये दूसरी विधि का नाम है चुंबकीय संलयन विधि यानी कि मैग्नेटिक फ्यूज़न मेथड। तो ये मैग्नेटिक फ्यूज़न मेथड या चुंबकीय संलयन विधि जो है, वो क्या किस तरह से काम करती है? इसमें देखिए ये दक्षिणी फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जारी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर नामक परियोजना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है। जनरली ये सीधे-सीधे क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल में बन सकता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर नामक परियोजना जो है, ये एक्चुअल में है कहाँ पे और किसके सहयोग से इसको शुरू किया गया है? तो ये शुरू की गई है दक्षिणी फ्रांस में है और इसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है, मतलब देश के दुनिया भर के जो लगभग सभी देश इसमें शामिल हैं, इसमें भारत भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत सहित इसमें समान उद्देश्य के लिए अत्यधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है और यह चुंबकीय संलयन विधि पर आधारित है। तो मतलब इसमें एक ऐसा मैग्नेटिक क्षेत्र बनाया जाएगा, इसमें एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाएगा, जिस चुंबकीय क्षेत्र में आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसी चीजें जो रेडियो एक्टिव हो सकती हैं या फिर जिनसे एनर्जी रिलीज हो सकती है, उनको एक ही स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र में कलेक्ट किया जा सकता है, उनको इकट्ठा किया जा सकता है और उनको इकट्ठा करके यहाँ पे उनसे एनर्जी रिलीज कराई जा सकती है, उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अब इसमें वैज्ञानिकों ने दोनों जो मेथड हैं, दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कंपेयर क्या किया है, एक यहाँ पे जो तुलना है दोनों में कंपैरिजन, वो ये किया गया है कि वैज्ञानिकों के अनुसार चुंबकीय संलयन विधि की तुलना में जो जड़त्वीय संलयन है, उसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना काफ़ी आसान होगा। मतलब जो एक चुंबकीय मेथड वो काफ़ी कॉस्टली भी होगा और कॉस्टली होने के साथ-साथ वो काफ़ी एक मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल भी होगा, मतलब वो बहुत कठिन प्रोसेस होगा। तो उससे ईज़ी हमारा जड़त्वीय संलयन है। मीन्स हम एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक उच्च ऊर्जा के लेज़र बीम का उपयोग करके हम जड़त्वीय संलयन विधि का उपयोग कर सकते हैं और जो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, उससे हम एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक
पॉइंट हमारा था, मतलब इसमें ये करंट अफेयर से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक पॉइंट था। लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में सुना है कि नाभिकीय संलयन है, तो हम समझेंगे कि नाभिकीय संलयन एक्चुअल में होता क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, और एक वर्ड होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम ये देखते हैं कि ये जो फ्यूज़न तकनीक है, वो वास्तव में है क्या? इसका एक उपयोग करने का मेन पर्पज़ क्या रहा है? तो देखिए, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये सॉरी फ्यूज़न तकनीक, वो क्या है? यह परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को उपयोग में लाने की एक व्यापक तकनीक है। तो परमाणु होते हैं, यानी कि जो हमारा जो सबसे छोटा अणु है, मीन्स सबसे छोटा जो एक इकाई होती है पदार्थ की, सबसे छोटा जो मैटर होता है, उसकी जो यूनिट होती है, वो परमाणु है। तो परमाणु जो है, वो परमाणु का एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर भी, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका, उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है, काफ़ी एनर्जी होती है। तो उस ऊर्जा को हम रिलीज़ करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको उपयोग में लाने की जो तकनीक है, उसी को हम फ्यूज़न तकनीक कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाइलाइट पॉइंट बन सकता है कि जिस तरह से यूपीएससी सवाल पूछता है, उसमें सिंपली ये पूछा जा सकता है कि फ्यूजन तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और उस कथन में आपसे ये एक कथन भी वहाँ पे हो सकता है कि परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को उपयोग में लाने की एक व्यापक तकनीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके बाद नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के सफल प्रयोग के बाद से जो है, क्योंकि जब ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, और जब ये सक्सेस हो चुका था, तो उसके बाद से 1950 के दशक से 1950s के डिकेड से ही इस दशा दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब ये जो प्रोसेस अभी जो यूएसए ने इसके बारे में सक्सेसफुल या एक जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया था 1950 के दशक से, और वो अभी तक उसके प्रयास, उसके एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी प्रोसेस में हैं, और अभी भी वो किए जा रहे हैं, ठीक है? तो और वर्तमान में केवल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से ही ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो है वो नाभिकीय संलयन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अभी जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो केवल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से करते हैं, मतलब न्यूक्लियर फिशन से। तो जैसे कि अब समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन क्या है, और इससे किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, और वहीं हम फिर नाभिकीय संलयन को भी समझेंगे, और उससे किस तरह से एनर्जी रिलीज होगी उसे भी हम यहीं पे अभी समझेंगे। तो देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन वास्तव में होता क्या है। देखिए, जनरली आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि नाभिकीय विखंडन में क्या है। ये आप यहाँ पे ये वाली इमेज देख सकते हैं कि इस इमेज में ये पूरा एक प्रोसेस जो है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, मतलब ये नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें एक मैटर होता है, एक पदार्थ होता है, और उस पदार्थ में जो उसका जो नाभिक है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसपे न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, मतलब न्यूट्रॉन से अटैक करते हैं। और वो न्यूट्रॉन से अटैक करने के लिए जो ये मेटल होता है, वो जनरली हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं इसमें। यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक काफ़ी एक हाई रेडियो एक्टिविटी जो, या एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, जो एक यूरेनियम है, इसमें यूरेनियम 235 235 होता है, उसपे हम एक न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, मतलब उसको एक अटैक उस पे करते हैं न्यूट्रॉन से। और जब न्यूट्रॉन्स का अटैक उस पे होता है, तो न्यूट्रॉन्स के अटैक से वो स्प्लिट होता है, या उसके अंदर जो है वो एक विस्फोट होता है। और वो विस्फोट होने से धीरे-धीरे वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है यूरेनियम की। और यूरेनियम के अंदर जब ये एक्टिविटी न्यूक्लियर फिज़न की स्टार्ट हो जाती है, तो उस एक्टिविटी के होने के बाद उसमें से स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पदार्थ था, एक में से यहाँ पे 2 निकले, और इसी तरह से फिर वो दोनों स्प्लिट होते हैं। धीरे-धीरे ये चेन जो है वो एक 3-3 के साइकिल में चलने लगती है। जैसे कि 1 से 3 निकलेंगे, और फिर जो 3 निकलेंगे, उन तीनों में से एक-एक इंडिविजुअली उनमें से भी 3-3 एलिमेंट्स निकलते हैं, या 3-3 सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आप जनरली इसको दिखाया कि एक में से यहाँ 2 निकलते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद इन दोनों में विस्फोट होगा और इसमें से अलग-अलग तीनों में से 3-3 निकलते हैं, फिर उनमें से 3-3 निकलते हैं, तो इस तरह से एक पूरी चेन क्रिएट हो जाती है और इसे हम पूरे को न्यूक्लियर फिज़न या इसको रिएक्शन चेन या चेन रिएक्शन इसको बोला जाता है। 1 में से 3 ये एनर्जी या ये जो प्रोसेस है, वो जब तक यूरेनियम रहेगा तब तक खत्म ही नहीं हो सकती, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रोक नहीं सकते, जब तक ये चेन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इसका एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूरेनियम या जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उन पदार्थों से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उनसे ऊर्जा निकालते हैं। तो उससे हम इसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन के माध्यम से जो एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन जो है, इस प्रक्रिया में एक भारी तत्व के नाभिक को हल्के तत्वों के नाभिक में विभाजित किया जाता है। इसमें मुख्यतः यूरेनियम 235, ये आप ध्यान रखें, यूरेनियम 235 के नाभिकों पर न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है, जिससे यूरेनियम नाभिक में विस्फोट होता है तथा वह टूटकर अनेक हल्के नाभिकों में विभाजित होने लगता है। तथा एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, मतलब एक चेन रिएक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये अभी हमने आपको एक चित्र के माध्यम से इसके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस चीज को समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए हमें कि आपको क्या समझ में आया। और इसी तरह से अभी हम आपको समझाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है और इससे किस तरह से एनर्जी रिलीज़ की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे भी हम आपको ये एक इमेज के माध्यम से यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कि ये जो है, ये है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये ऊपर न्यूक्लियर फिज़न, मतलब ये नाभिकीय विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन में ये होता है, नाभिकीय विखंडन के बिल्कुल विपरीत है कि नाभिकीय विखंडन में हम एक चीज़ को तोड़ते हैं और तोड़ के अलग-अलग हल्के पदार्थों में डिवाइड करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिज़न में हम जो हल्के पदार्थ हैं, उन हल्के-हल्के पदार्थों को एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे तब एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूटेरियम, हीलियम, न्यूट्रॉन, ट्रिटियम, ये सब इनको एक साथ एक पॉइंट पे कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे और एक पॉइंट पे कलेक्ट होती होकर इनकी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है, जिससे एक हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकलती है, जो आप देख सकते हैं ये। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन में इस प्रक्रिया में दो हल्के तत्वों के नाभिकों को जोड़कर एक भारी परमाणु के नाभिक का निर्माण किया जाता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्के हल्के पदार्थ हैं और उनको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पे एक ये भारी पदार्थ बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन के एक भारी आइसोटोप के दो नाभिकों के संलयन से यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 4 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अभी जो आपने पीछे समझा कि ये जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन से 4 गुना ज़्यादा तुलना में इसकी 4 गुना ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियर फिजन से रिलीज़ हो सकती है। तो हम क्यों ना ऐसे ऑप्शन के बारे में सोचें कि इस तरह का कोई ऑप्शन या एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो पाए, जिससे हम नाभिकीय विखंडन के बजाय नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनानी शुरू कर दें। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो धीरे-धीरे काफ़ी घटते जा रहे हैं। एक जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसलिए हमें काफ़ी ऑप्शंस इस तरह के हमें खोजने पड़ेंगे। तो चलिए आपको आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और देखिए ये ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब एक हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स होते हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं कि आपने केमिस्ट्री में या इसमें देखा होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन H1 H2 इस तरह से लगे होते हैं, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, H1 H2 इस तरह से करके। तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, इसमें उन्हीं को हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन के तौर पे यूज करते हैं। तो हीलियम में भी आप समझ सकते हैं कि ये हीलियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ये सब काफ़ी हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं और काफ़ी इनके जो जो इनके अंदर जो नाभिक हैं, इनका जो न्यूक्लियस है, वो काफ़ी हल्के हैं। तो इनको सबको एक साथ कलेक्ट करके एक भारी पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक आपको
काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगर अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है एक्चुअल में। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कुछ स्पाइरल नुमा कुछ दिख रहा है और आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि ये है क्या। तो कमेंट में बताइए कि ये क्या है? क्या आप इसको इस इमेज को देख के आप जनरली क्या समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है बेस एडिटिंग। तो बेस एडिटिंग क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो है, ये करंट में क्यों आया है या ये ज़्यादातर आजकल जो चर्चा में है, इसका आने का कारण क्या रहा है? तो देखिए, हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित मरीजों में कैंसर थेरेपी के एक नए रूप बेस एडिटिंग का पहली बार सफल परीक्षण किया है। तो मतलब एक बेस एडिटिंग जो है वो कैंसर थेरेपी के लिए इसका एक टेस्ट किया गया है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और ये एक कैंसर या एक जो बीमारी है वो किसमें होती है, जिसमें टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, तो उसको एक कैंसर की बीमारी हो जाती है। मतलब ये एक लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स होते हैं और ये टी सेल्स एक तरह से जो अपना उनका जो वर्क है, उस वर्क के अपोज़िट वर्क करने लग जाते हैं, जिससे एक कैंसर की बीमारी समझा जाता है और उसका इलाज करने के लिए बेस एडिटिंग जो है काफ़ी चर्चा में है। इस पे एक टेस्ट किया जा चुका है। तो टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को कैंसर का एक नया रूप माना जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट, क्योंकि ये जो है एक नया वर्ड भी है और इससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये किसका एक रूप है या क्या है। अब एलिसिया नामक एक किशोरी लड़की का बेस एडिटिंग के तहत उपचार प्राप्त करने वाली पहली इंसान बनी है। तो मतलब जो ये टेस्ट हुआ है, जो सफल परीक्षण किया गया है, वो किस पे किया गया है? वो एलिसिया नाम की एक किशोरी यानी कि यंग गर्ल है, तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके बाद बेस एडिटिंग का जो परीक्षण है, वो कहाँ पे और कैसे किया गया है, वो हम समझते हैं। देखिए, इस इमेज में जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो क्या दिखा रही है। ये इमेज दिखा रही है हमारे डीएनए के प्रोसेस को। तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का प्रोसेस है और ये किस तरह से बेस एडिटिंग की जाती है वो हम समझेंगे अभी आगे। उससे पहले हम देखते हैं कि बेस एडिटिंग का परीक्षण जो है वो कैसे हो रहा है। देखिए, लंदन में स्थित जो ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट अस्पताल है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल। इसकी एक टीम द्वारा एक स्वस्थ दाता से प्राप्त नमूने के माध्यम से एक नए प्रकार के टी सेल का निर्माण करने के लिए बेस एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। मतलब जो टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अभी हम देखेंगे कि टी सेल्स किस तरह से होते हैं। तो उन टी सेल्स में एक नई तरीके की एडिटिंग की जाए, उनका एक नए तरीके से निर्माण किया जाए, तो एक जो एक स्वस्थ डोनर है, मतलब एक जो दान करने वाला है अपनी तरफ से, उसके कुछ टी सेल्स को या उसके डीएनए को लिया गया है और उसके डीएनए को लेकर उसके टी सेल्स और इन सब चीज़ों से हम किसी दूसरे इंसान के अंदर बेस एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब उसके सेल्स में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उसके डीएनए में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसी को हम यहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक जो एक चीज़ को मतलब किसी के डीएनए में बदलाव करके जो हम कर सकते हैं, किसी के टी सेल्स को हम चेंज कर सकते हैं, इसी को हम बेस एडिटिंग टेक्निक कहते हैं। इस प्रकार के नवीन टी सेल मरीज के शरीर में अन्य कोशिकाओं पर हमला नहीं करेंगे। मतलब ये है कि टी सेल्स जो हैं इनका काम जनरली ये होता है कि हमारे शरीर में जो बाहर से किसी भी प्रकार की जो बीमारियां या रोग जो पैदा होते हैं उनसे लड़ना इनकी क्षमता होती है। तो अब करेंगे क्या कि ये जो है, ये जब इनमें एक एक्सपेरिमेंट करके इनको मॉडिफाई किया जाएगा, तो ये मरीज के शरीर में अन्य कोशिकाओं पर हमला नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कोशिकाओं को भी मारना शुरू कर दें, तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होगा उनका और किसी भी उपयोगी सेल को नहीं मारेंगे। मतलब जो हमारी बॉडी में जो यूज़फुल सेल्स होते हैं, उनको खत्म नहीं करेंगे। लेकिन
कैंसर की सभी कोशिकाओं को समाप्त कर देते हैं। तो मतलब ये सेल्स जो हैं इनमें एक इस तरह का मॉडिफिकेशन होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो कैंसर से रिलेटेड जो सेल्स होंगे उन सभी सेल्स को धीरे-धीरे ये खत्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से क्या किया जाएगा, जैसे ये डीएनए है और इस डीएनए के प्रोसेस में ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप से लगे हुए हैं। इन ये एक जॉइंट होता है, एक कनेक्शन होता है हमारे डीएनए के जो दोनों साइड्स हैं उनके बीच में और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो एक कनेक्शन है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बॉन्ड होता है। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को ही या इन्हीं को हम बोलते हैं जीन। जो कि हमारे आनुवांशिक परिवर्तन या आनुवांशिक सूचना के जिम्मेदार होते हैं। तो इनमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनमें हम इनको कहीं से ऐसे कट करके यहाँ से हटा के हम किसी दूसरे डीएनए को या किसी दूसरे जीन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी को हम बेस एडिटिंग बोल रहे हैं। अब समझते हैं कि टी सेल्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं और ये क्या है। देखिए इससे रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम बोलते हैं टी ऑल। तो ये टी ऑल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये फुल फॉर्म है इसकी टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए यह एक प्रकार का तीव्र और प्रगतिशील रक्त कैंसर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये एक तीव्र और प्रगतिशील रक्त कैंसर है। इसमें टी सेल प्रतिरक्षा करने के स्थान पर स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। मतलब जो टी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि ये टी सेल्स हैं और ये टी सेल्स का काम होता है जनरली हमारे शरीर में, जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो किसी भी प्रकार की जो बाहरी या फिर जो बीमारी फैलाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को नष्ट करें। लेकिन कभी-कभी ये सेल्स जो हैं वो क्या करने लगती हैं, वो स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लग जाती हैं। मतलब जो हमारी जो एक हेल्पफुल सेल्स हैं या फिर जो अच्छी सेल्स होती हैं उनको भी नष्ट करने लगेंगी और जब उनको नष्ट करने लगती हैं तो उससे कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि ब्लड कैंसर में बदल जाती है। टी कोशिका जो है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं का ही एक वर्ग है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उन्हीं का एक ग्रुप होता है, उन्हीं के परिवार से होती हैं टी सेल्स और यह मानव शरीर में संभावित खतरों तथा बाहरी विषाणुओं को नष्ट करती हैं, जैसा कि अभी हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन इनकी संख्या अधिक बढ़ने पर ये विपरीत व्यवहार करने लगती हैं तथा कैंसर का कारण बनती हैं। मतलब अगर नॉर्मली है तो नॉर्मल होना ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इनकी संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में इनकी मात्रा, तो वो कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इसमें दिखाया है कि ये कोरोना वायरस है जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ है और ये टी सेल्स सब मिल के इसको क्या करेंगे, सब मिल को इसको ठोक-पीट के इसको मार देंगे। ठीक है? जिससे ये अपना जो असर है वो किसी भी प्रकार से बॉडी में नहीं फैला पाएगा। तो ये प्रतिरक्षा का काम करती हैं जनरली। अब हम समझते हैं कि जो डीएनए के बेस एडिटिंग है, बेस एडिट है या फिर डीएनए के अंदर जो एडिटिंग की जाती है वो किस तरीके से होती है जनरली। देखिए यहाँ पे डीएनए में किसी व्यक्ति का आनुवंशिक कोड 4 न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारों के कई क्रम में परिवर्तनों में व्यवस्थित होता है। मतलब हम जो अभी हमने आपको पीछे समझाया था कि जो ये डीएनए होता है, वो डीएनए में जो पाइप्स नुमा जो आकृतियाँ लगी हुई थी, इस तरह से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जनरली 4। अब ये 4 कौन-कौन से हैं, ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। तो ये है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन और थाइमिन यानी कि एजीसीटी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, साइटोनिन और थाइमिन ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये ही मिलके पूरे डीएनए में जो जीन्स का काम करते हैं यानी कि आनुवांशिक जो सूचनाएँ पहुँचाते हैं जिनको हम जीन कहते हैं या गुणसूत्र जिनको कहा जाता है, तो वो इन्हीं के माध्यम से चलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये मानव के शरीर में आनुवांशिकी सूचना स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। मतलब जो आनुवांशिक सूचना होती है, जैसे इंसान के बच्चे इंसान ही बनेंगे या फिर किसी
प्लांट पे जो प्लांट है उसका अगर बीज लगाया तो उसके प्लांट पे वही फ्रूट्स लगेंगे या वही इस तरीके की बनावट होगी या एक इंसान में जैसे आप जनरली देखेंगे इंसान के 4 तो इस तरह से मतलब 1 सिर होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे या ये सारी सिचुएशंस जो है वो किसके बेसिस पे चलती हैं? वो एक आनुवांशिक सूचना के आधार पे ही चला करती हैं। अब ये आनुवांशिक सूचना ये निर्धारित करते हैं कौन? ये निर्धारित करते हैं जो जीन्स होते हैं यानी कि जो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये निर्धारित करते हैं इसको। अब मानव के डीएनए की जीन संरचना में परिवर्तन करने को ही बेस एडिटिंग कहा गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें और इसके द्वारा मानव की आनुवंशिकी संरचना को बदला जा सकता है। मतलब अगर समझिए कि इसमें जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाए और जीन्स में परिवर्तन करके उसमें किसी एनिमल का या किसी अलग तरीके का डीएनए वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड निकाल के और वहाँ पे डाल दिया जाए, तो वो आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी जनरेशन में, वो उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देगा, तो उससे वही प्रभाव वहाँ पे पड़ेगा। जिससे कई प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों का उपचार संभव हो सकता है। तो इससे हम कई प्रकार की जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनका उपचार कर सकते हैं। जैसे जिस जीन से ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरली मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये जो जीन था, इस जीन्स के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचेगी कि किसी के बच्चे जो हैं वो अपने फादर या अपने मदर से जेनेटिक बीमारी को आगे लेके जाएंगे। मतलब किसी को बीमारी है किसी प्रकार की और हम ये कर दें कि इस जीन को यहाँ से निकाल दें और इसको निकाल के इसकी जगह पे एक हेल्दी पर्सन का कोई जीन या डीएनए से कोई जीन निकाल के उस जीन को यहाँ पे एडिट कर देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन अगली पीढ़ी में या अगली जनरेशन में नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो बीमारी आने वाली जनरेशन के लिए खत्म हो सकती है। तो इसका यूज हम इस तरह के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जनरली आप जानते हैं कि ब्रिटेन के परिवार में जो बीमारी है वो एक जेनेटिक बीमारी है। वो कौन-सी बीमारी है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओ। अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटेन में जो राज परिवार है, उस परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है, वो कौन-सी बीमारी है? अब देखिए ये बेस एडिटिंग और ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है इस प्रकार के उपचारों के लिए। इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसको कहा गया है क्रिस्पर-कैस9। तो ये क्रिस्पर-कैस9 इसी दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लगातार पिछले कई सालों से सवाल यूपीएससी में पूछा जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखें और अगर आप इसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए इस पे एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। चलिए टॉपिक हमारा खत्म हुआ, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है या इसमें क्या पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दिसंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला सवाल तो यहाँ पे यही बनता है कि किस किस के यहाँ पे हस्ताक्षर हैं। एक सोशल अल्फा और इसरो जो भारत का है, तो इन दोनों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इस तरह के पॉइंट्स यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट्स में डाल देता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये पॉइंट किससे रिलेटेड है। तो सोशल अल्फा क्या है ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ से कि एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करता है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ये काफी सपोर्ट करता है और उनको बढ़ावा देता है। अब ये जनरली जो हमारा टॉपिक है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी कि इसको हम बोलते हैं स्पिन, तो ये क्या है? यह भारत का पहला समर्पित मंच है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये भारत का पहला समर्पित मंच है जो तीव्र गति से अंतरिक्ष से संबंधित नवाचार के लिए समर्पित है। मतलब ये अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी इनोवेशन होंगे उन सभी को ये अपना सपोर्ट पूरी तरह से सपोर्ट करेगा।
और यह मुख्यतः 3 अलग-अलग नवाचार श्रेणियों में उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब इसमें 3 कैटेगरी हैं, इस 3 कैटेगरी के जो उद्यमी हैं या इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको सुविधा प्रदान करने पे अपना ध्यान केंद्रित करेगा। वो 3 कैटेगरी कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 कैटेगरी हैं और इन 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग, यानी कि जो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज़ एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस, तो ये पहली है। उसके बाद दूसरा है अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए सक्षमकारी प्रौद्योगिकी। उसके बाद थर्ड है एरोस्पेस सामग्री, सेंसर और एवियोनिक्स। तो ये तीनों, यहाँ पे तीनों जगह पे रहने वाले जो काम करने वाले जो लोग हैं या उनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सारी सुविधाएँ प्रदान कराने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी-पूरी करता है। अब इसका महत्व क्या होगा जनरली, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्पिन की? तो यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक तरह का सार्वजनिक निजी सहयोग है। मतलब जैसे आप जनरली एमएसएमई के बारे में सुनते हैं, कि नॉर्मली इंसानों के लिए जो एक उद्योग या मिनिमम ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए जैसे बैंक्स हमारे लिए वर्क करते हैं, तो ऐसे ही जो छोटे-छोटे संस्थान हैं, जिनका इतना ज़्यादा एक बहुत बड़ा लेवल नहीं है और वो कुछ शुरुआत करना चाहते हैं या उनकी धीरे-धीरे कुछ शुरुआत हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको ये अपनी तरफ से काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करा सकता है। तो एक उनके लिए ये स्टार्टअप है। और स्पिन प्लेटफॉर्म देश में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग और योगदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक समान अवसर प्रदान करेगा। मतलब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबके लिए बराबर के अवसर योगदान प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारत की वर्तमान अंतरिक्ष नीतियों में सुधार करने तथा प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए निकल के आता है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो इसके बारे में समझते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हमने दिए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे ये नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने इसमें दी हैं आपको जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, फैक्चुअल चीज़ें, जहाँ से प्री लेवल में या मेंस में भी क्वेश्चंस यहाँ से जनरली पूछे जा सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है? दिसंबर 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया है। तो मतलब अभी हाल ही में जो हमारे जो कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को 2022 को इसका समापन किया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा इसको अभी समापन किया गया। इसकी बैठक जो है वो 9 से 11 दिसंबर 2022 के बीच में हुई थी। इसकी थीम जो है वो है भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग। इसकी थीम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डिजिटलीकरण के माध्यम से या डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना तथा इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका को उजागर करना। इसकी पहली बैठक 2006 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसका। और इसका गठन जो है वो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो स्थित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, उसके रूप में किया गया है। इसके अलावा हम इंटरनेट गवर्नेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, इंटरनेट गवर्नेंस जो है वो जनरली है क्या, इसका अर्थ और परिभाषा क्या है? कि इंटरनेट गवर्नेंस को मुख्यतः सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज द्वारा साझा सिद्धांतों और मानदंडों, नियम, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की अपनी-अपनी भूमिकाओं में इंटरनेट प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, तो इसका मतलब ये है इंटरनेट गवर्नेंस का, कि चाहे वो सरकार हो या फिर सरकार से जुड़े हुए, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हों, चाहे वो प्रशासनिक हों, राजनीतिक हों या फिर निजी संस्थाएँ हों
या फिर समाज सेवाओं से जुड़े हुए कुछ भी एनजीओज़ या कुछ भी हैं, तो वो सभी अपने जो वर्किंग प्रोसेस है, अपनी जो सूचनाएँ हैं, अपना जो भी काम करते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। मतलब एक पूरे जो एक कंट्री को या हर चीज़ को गवर्न करने के लिए, उसका एक संचालन करने के लिए इंटरनेट का उपयोग ही इंटरनेट गवर्नेंस कहलाता है। तो इसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं जिनसे इंटरनेट के विकास और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। मतलब इसमें वो सब चीज़ें भी शामिल किए गए हैं जो इंटरनेट को बढ़ाती हैं और उसका विकास भी करती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। अब आपके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जनरली यहाँ पे अगर आप वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पूरा पीडीएफ एज़ इट इज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और इसी तरह से दूसरे वीडियोज़ में भी जो हमारे दूसरी सीरीज़ है जैसे पर्यावरण की और उसके साथ अगली आने वाली वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेके आएँगे दूसरे टॉपिक पे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही अगले करंट अफ़ेयर्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।